हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम काउची इंटीग्रल फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो उसका स्टेटमेंट जो इस तरह से है, उसका प्रूफ ये है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं ये हमारा प्रूफ और स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है हमसे। क्या है? इफ एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल within an unclosed curve C and A is any point within C, then f of A equal to इतना। तो if f of z to be analytic function, हमारा f of z जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। कहाँ पे है? विदिन एन अनक्लोज कर्व C। एक क्लोज कर्व के अंदर जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। क्लोज कर्व हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे कुछ इस ढंग से। हमारा जो क्लोज कर्व हो गया, ये हमारा क्लोज कर्व सी हो गया। और क्या बोल रहा है? एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी देन, और इस कर्व के अंदर ए एक पॉइंट है जिसका फंक्शनल वैल्यू इतना होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यही प्रूफ करना है कि इस कर्व के अंदर ए एक पॉइंट है जिसका फंक्शनल वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट वो यहाँ है। और अब हम क्या करेंगे? एक छोटे से स्मॉल रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। एक स्मॉल रेडियस आर हो गया, इसका एक सर्कल हम बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, ए एक पॉइंट है, ए हमने एक पॉइंट मान लिया ए, और यहाँ एक स्मॉल रेडियस आर का एक सर्कल बना लेंगे। तो दोस्तों, ए एक पॉइंट है, अब यहाँ एक स्मॉल रेडियस का एक सर्कल मान लेंगे हम। एक स्मॉल रेडियस का सर्कल हमने इस तरह से मान लिया जिसका रेडियस आर है, और ये जो पॉइंट बिंदु है उसे हम जेड मान लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट। और इस सर्कल का नाम भी हम दे देते हैं C1। तो दोस्तों, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि हमारा दो क्लोज कर्व है, C एंड C1 उसके अंदर। तो ये इस चित्र से हमें एक प्रूफ की याद आती है जिसे हम एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम बोलते हैं। उसे हम पढ़ भी चुके हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इसे हम कैसे वहीं से प्रूफ करेंगे, कैसे देखते हैं। प्रूफ बाय एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम हमारा क्या होता था? द इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई जेड डी जेड इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ C1 फाई जेड डी जेड। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम होता था, जिसमें एक कर्व दिया रहता था, उसके अंदर एक क्लोज कर्व और दिया रहता था, और उस पे जो हमारा प्रूफ बनता था जो इस प्रकार से बनता था। तो अब हम इसी प्रूफ की मदद से अपना ये प्रूफ हल करेंगे। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट फाई जेड इज इक्वल टू, अपने मन से हम मान रहे हैं, क्या मानेंगे? हमारा जो प्रूफ है वो इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस सी डी जेड। तो हम इसी प्रकार से फाई जेड को मान लेंगे। तो क्या करेंगे? फाई जेड को हम मान लेंगे एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। जी दोस्तों, अब हम इतना मान लेंगे एफ ऑफ फाई जेड इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई जेड की जगह हम ये रखेंगे एफ ऑफ जेड, सॉरी ये डी जेड नहीं रहेगा, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए
ये dz इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c1 f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस ए dz। तो दोस्तों हमने यहाँ तक हल किया। अब हम प्रूफ में देखेंगे। हमारा प्रूफ जो है ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ अबाउट c के प्रति है, ये c पर है और हमारा इसमें जो आया है c1 भी आया है। तो हमें इतने को हटाना है, समझ लो इतने को हटा के हमें इतना लाना है। इसको जब हम यहाँ गुणा कर देंगे 2 पाई एफ ऑफ ए आएगा। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चित्र में देखेंगे। और क्या समझ में आ रहा है हमें, इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1 के अबाउट। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारा C1 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू आर। यही तो होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जब मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो हमारा बन जाएगा z माइनस ए इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। z इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आर ई पावर आई थीटा। तो dz हमारा हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, r कांस्टेंट रहेगा बाहर, तो ई पावर आई थीटा का ई पावर आई थीटा रहेगा। आई थीटा का जब पुनः होगा तो आई बचेगा, थीटा का डी थीटा हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू C1 सर्कल के अबाउट है। C1 इंटीग्रेशन में हम इसे पुट करेंगे। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से, इसे हम यहाँ से देखेंगे। इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ C f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस ए dz इक्वल टू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये क्या था z माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ C1 f ऑफ z a। एक चीज और दोस्तों, यहाँ जो रेडियस r रेडियस का जो ये सर्कल है, r जो है बहुत ही छोटा है, लगभग r टेंड टू 0 हम मान सकते हैं, इतना छोटा है। जब r इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा a लगभग इक्वल, मैं मान ही लेते हैं a इक्वल हो जाएगा z के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z है, z की जगह हम a लिख सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा f ऑफ a, ओके। और फिर z माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकली है, z माइनस ए की वैल्यू r ई पावर आई थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे r ई पावर आई थीटा। फिर क्या है dz की वैल्यू क्या है, r आई ई पावर आई थीटा डी थीटा। लिख देते हैं r आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है। r ई पावर आई थीटा कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा। i कांस्टेंट है, f ऑफ a भी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस ए dz इक्वल, ये कैंसिल हुआ, बचा f ऑफ a i इंटीग्रेशन ऑफ c डी थीटा, ओके। थीटा के रिस्पेक्ट में जब होगा तो इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ a i थीटा का डी थीटा हो जाएगा 0 to 2 पाई। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे 2 पाई माइनस 0 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 पाई i f ऑफ a इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ c f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस ए dz। तो इसे मिटा के हम फाइनल लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ a इक्वल
एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारा दोस्तों प्रूफ था। तो फ्रेंड्स आइए हम ये जान लेते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा। स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें दो कर्व बन गए, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम में बने थे जो कि इस तरह से थे। तो हमें लगा कि ये प्रूफ जो है एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम से बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो हमने एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम का प्रयोग करते हुए और आगे हल करते करते हमारा जो प्रूफ था बहुत आसानी से आ गया। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। जय हिंद।